We'll be discussing two types of nouns now. First is concrete nouns. अब इसके नाम से हमें क्या पता चलता है? concrete, which means something solid. इसका एग्जाम्पल बुक में जो दिया गया है वो ये है, The revenge of the father cannot be taken on his son. A father or son underlined it. The underlined words are concrete or material nouns since they refer to concrete things, which means जो चीज़ solid होती हैं, जिनको हम physically touch कर सकते हैं, we can break it, throw it, touch it, उसको हम concrete या material nouns कहते हैं. इसके लिए ये कहना भी सही होगा कि वो चीज़ें जिससे हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू सेंस कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन्स होते हैं. अब फादर की बात आती है, वी कैन टच आवर फादर. सन की बात आती है, वी कैन टच सन ऑफ समबडी या वी कैन टच आवर सन, राइट? वो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल है. मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ नाउन विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो चीज़ जिसकी फ़िज़िकल शेप मौजूद नहीं होती है, हम उसको हाथों में पकड़ नहीं सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, वी कैन जस्ट फील इट. ठीक है. एग्जाम्पल होगी, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस. अब जो इंसाफ है, इंसाफ को आपने हाथों में कभी पकड़ा नहीं होगा, फेंका नहीं होगा, तोड़ा नहीं होगा. इंसाफ आप देखते हो, आप फील करते हो कि ओके ये इंसाफ से काम लिया जा रहा है. The underlined words are abstract noun. Underlined words कौन से हैं? Equity and justice. Since they refer to ideas, ये qualities हैं, ये एक state है. ठीक है, वो चीज़ें जिन्हें हम physically देख नहीं सकते, feel नहीं कर सकते हाथ में पकड़ के, उनको हम abstract nouns कहते हैं. Moving on to exercise, which is identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. So first one is, she puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. अब जो effort मतलब कोशिश को हम physically हाथ में नहीं पकड़ सकते, feel नहीं कर सकते. It's a quality, कोशिश करना. तो ये हमारे पास हो जाएगा abstract, and same is the case for studies. स्टडीज़ यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट है. सेकेंड इज़, दे रिकमेंड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. अब इंसाफ और सच्चाई अगेन एक ये क्वालिटीज़ के नाम हैं, स्टेट्स के नाम हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट होंगे. इनकी फ़िज़िकल शेप हमें नहीं देखने को मिलती है. थर्ड वन इज़, कीप द बॉल्स in the basket. Now balls, we play with balls, we throw balls, and same is the case with basket. Baskets हमारे पास physical shape में मौजूद होती हैं. So these are concrete nouns. Fourth one is, the dishonest trader is losing the trust of his customers. We can touch trader, we can ग्रैब ट्रेडर. तो ट्रेडर जो है वो कंक्रीट नाउन है. सेम इज़ नॉट द केस विद ट्रस्ट. ट्रस्ट एक फीलिंग है, स्टेट है, क्वालिटी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है. कस्टमर्स कंक्रीट है. फिफ्थ वन इज़, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट. केयर इज़ एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स अ feeling and quality, and pet, we play with our pets, so it's a concrete noun. Now we'll move on to our next exercise, which is related to the usage of articles, definite and indefinite articles. Indefinite articles हमारे पास होते हैं a, n, जिसके usage आपको पता है. a use होता है consonants के साथ, and यूज़ होता है वाउल्स के साथ. बट डेफिनेट आर्टिकल द, इसके बहुत से केसेस होते हैं. लेट्स सी क्या केसेस होते हैं. यूज़ द टू रिफ़र टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन्ड. मतलब कि अगर 2 सेंटेंसेस हैं, उसमें एक चीज़ को दोबारा मेंशन किया जा रहा है तो उसके लिए हम द लगाएंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. देयर इज़ अ पोजीशन अवेलेबल इन माई टीम.
The job will involve some international travel. There is a position. ये एक बात होगी. अब उसी position को हमने दोबारा से mention किया द जॉब कह के. द क्यों लगाया है? क्योंकि इसको हम दोबारा मेंशन करें. एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, तो द आएगा इसके साथ. Then use the in sentences where you are defining or identifying a particular person or object. किसी ख़ास पर्सन या किसी ख़ास चीज़ की अगर बात हो रही है, किसी यूनिक चीज़ की बात हो रही है, तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे. जैसे कि He is the doctor I came to see. कोई भी डॉक्टर नहीं, ये वो डॉक्टर है जिसे मैं देखने आई हूँ, मैं मिलने आई हूँ. ठीक है. सो द डॉक्टर, ये हम स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं. देन यूज द टू रिफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक. जो यूनिक होती हैं चीज़ें और जो फैक्ट्स होते हैं उनके साथ भी हम द लगाते हैं. जैसे कि सन, इट्स अ यूनिक थिंग. द सन रोज एट 6:17 this morning. Then use the before superlatives and ordinal numbers. Superlatives क्या होते हैं? ये degree of adjectives होती हैं, like comparative and superlative. एक adjective है हमारे पास high, उसका comparative form है higher, and superlative है highest. तो जो superlative degrees होती हैं उनके साथ हम हमेशा the use करते हैं. This is the highest building in New York. Second example is of ordinal number. Ordinal numbers कौन से होते हैं? First, second, third, fourth, fifth. So this is the third time I have called you today. Third के साथ the आएगा because it's an ordinal number. Then use the with names of geographical areas, rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans. ये कुछ specific चीज़ें हैं जिनके साथ the आता है. जैसे कि they are traveling in the Arctic. अब Arctic क्या है? Ocean है. Hiking across the Himalayas would be difficult. Himalayas क्या है? Mountains का नाम है, तो इसके साथ भी the आएगा. Use the with countries that include the words republic, kingdom or states in their names. जैसे कि she is visiting the United States. Ali is from the Kingdom of Saudi Arabia. Choose whether each sentence needs an indefinite article, which are a, an, or a definite article, which is the, or no article. So let's see. Number one is, he asked me very hard question. So here a will come, a very hard question. Second is, dash question that he asked me was easy. The will come here. यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, एक मखसूस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि उसने मुझसे पूछा था. थर्ड इज़ हैव यू सीन माई स्कार्फ. यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माई यूज़ होके स्कार्फ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है. कुड यू प्लीज़ पास मी? नो आर्टिकल. Salt. Fifth one is there dash good restaurant around here? A good restaurant. Sixth one is, dash restaurant that my friend owns is very good. Now यहाँ पे दा आएगा because हम एक specific restaurant की बात कर रहे हैं जो कि मेरे friend का है. Seventh is, I have several dash good friends. हम the plurals के साथ use नहीं करते, तो no article. और a and singular के साथ यूज़ होता है. Eighth is, dash UAE is a beautiful country. जैसे कि हमने केसेस में पढ़ा कि जिन कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड आता है उसके साथ द यूज़ होता है. Ninth is, I'll see you in a week. 10th is, I am on vacation until Monday. No article. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. तो noun phrase क्या होता है? Group of words होता है जो कि noun का काम करता है. देख लेते हैं कैसे. Example है, as a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. इसमें एक तो ये निशानी होती है कि साथ में determiners यानी article आएंगे, a, an या the.
दूसरा ये होता है कि आप ये देखो क्या ये क्वेश्चन व्हाट को आंसर करता है. एज अ व्हाट ही अर्न द गुड रेपुटेशन एज अ यंग ट्रेडर, एंड देन एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग व्हाट, एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. तो जो वर्ड्स व्हाट को आंसर करते हैं वो नाउन्स होते हैं और नाउन फ्रेजेस नाउन की तरह एक्ट करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज which is underline the noun phrases in the following sentences. First one is this is an old fashioned hat. तो इसमें हमारा old fashioned hat जो है वो noun phrase हो जाएगा. Second one is we discovered Fahad's plan. We discovered what? Fahad's plan. Third one is a rolling stone gathers no mass. तो इसमें डिटर्मिनर यानी आर्टिकल आ रहा है तो ये हमारा अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज हो जाएगा. फोर्थ वन इज़ द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हैवी डैमेज नाउन फ्रेज है या द रीसेंट फ्लड है, क्योंकि दोनों व्हाट को आंसर कर रहे हैं. बट सी डिटर्मिनर रीसेंट फ्लड के साथ आया है, द रीसेंट फ्लड के साथ आया है, सो दिस इज नाउन फ्रेज. Fifth one is an oral presentation can be interesting. So an oral presentation is a noun phrase. Moving on to tenses. First tense we'll discuss is past indefinite tense, जिसे हम simple past tense भी कहते हैं. Past indefinite tense is used to represent an action occurred in past. ज़माने माजी में किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टेंस यूज़ होता है, या फिर किसी आदत को बताने के लिए जो कि ज़माने माजी की आदत होती है उसको बताने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है. एंड ये टेंस कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है? पास्ट फॉर्म, विच इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है. देन आता है वर्ब. वर्ब कहते हैं एक्शन को. फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है. सो शी रिसाइटेड कुरान पाक. शी इज़ सब्जेक्ट, रिसाइटेड इज़ वर्ब एंड कुरान पाक इज़ ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी कि हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया है? सेकेंड फॉर्म, रिसाइटेड. अब ट्रांसलेशन के लिए कुछ निशानियाँ होती हैं. Sentences of Urdu which ends on Urdu alphabets alif, छोटी ये या बड़ी ये, वो हमें ये बताते हैं कि ये sentences past indefinite में ट्रांसलेट होंगे. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैंने फुटबॉल खेला. अब ये जो खेला वर्ड है अलिफ पे एंड हो रहा है, सो इसको हम past indefinite में ट्रांसलेट करेंगे. I played football. Played is the second form of verb. Second example is उसने सेब खाया. Again ये भी अलिफ पे एंड हो रहा है तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, She ate apple. Ate जो है eat की सेकेंड फॉर्म है. नेक्स्ट टेंस जो हम डिस्कस करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ये टेंस ज़माने माजी में किसी एक्शन को जारी रहने को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन है वो रुका नहीं, अभी भी हो रहा है. और ज़माने माजी में अगर बात की जाए तो कोई एक्शन ज़माने माजी में चल रहा था, इसको शो किया जाता है इस टेंस से. स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट शी आ गया, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूजेज देखेंगे. अब जबकि ये पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब के यूजेज आएंगे, वॉज और वर. वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. साथ में हमारे पास मेन वर्ब आ जाएगा. किस तरीके से? वर्ब प्लस आईएनजी. इसमें आईएनजी यूज़ करना मस्ट है. एंड देन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेटर. सो शी वॉज राइटिंग लेटर. In past continuous tense, verb with ing comes with helping verb was and were, and it depends, was and were depends on subject कि आपका plural है subject या singular है. For translating Urdu sentences into English,
इसकी निशानी क्या होती है कि सेंटेंस के एंड पे रही थी, रहा था, रहे थे आ रहा होता है। जैसे कि वो सेब खा रहे थे, They were eating apples। अब हमने वर लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और फिर ईट के साथ ing। लड़की पार्क में खेल रही थी, गर्ल वॉज प्लेइंग इन पार्क। गर्ल सिंगुलर है तो उसके साथ हमने was लगाया। Now moving on to its exercise, which is fill in each blank with past indefinite or past continuous tense of the verbs in brackets. Let's see. First one is what, और ब्रैकेट में आपके पास सब्जेक्ट you दिया हुआ है और वर्ब do दिया हुआ है। Then आता है when I dash, second verb is call in brackets you last night। तो ये हो जाएगा what were you doing when I called you last night। Second is I dash, verb जो हमें दिया गया है वो है sit in the cafe when you dash call me। So I was sitting in the cafe when you called me। Third is when you dash, verb is arrive at the bus stand, who verb is be there। अब be जो है इसकी हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, is, am, are, was, were, ये सारी be की फॉर्म्स होती हैं। हम past tenses की बात कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी। When you arrived at the bus stand, who was there। Fourth one is Shamsa dash, verb हमारे पास है watch a film when she dash, verb है हमारे पास hear the noise। So Shamsa was watching a film when she heard the noise। Fifth is we dash, ब्रैकेट में है play tennis when Javed dash, ब्रैकेट में है hurt his ankle। So we were playing tennis when Javed hurt his ankle। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, hurt verb की जो forms होती हैं past form वो hurt ही होती हैं। So now we have come towards last question of our book exercise, which is of punctuation। Punctuate the following paragraph। Thank you। अब इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करते वक्त हमें सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल नहीं रखना, बल्कि ये भी देखना है कि कैपिटलाइजेशन कहाँ की जाएगी, which means कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ किए जाएंगे। Let's see how is it done। पहले तो बात आती है ड्यूरिंग द सर्मन की। अब वी नो कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, तो डी कैपिटल होगा। सर्मन इज़ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। ड्यूरिंग द सर्मन के बाद पॉज देने के लिए यू विल पुट कॉमा। एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा। अब ये भी नाम है ट्राइब का, तो इसका बी कैपिटल होगा और सालबा का टी कैपिटल होगा। Sitting there, stood up and pointed towards them and said। अब said के बाद हमारे पास डायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, उससे पहले हमेशा आपको कॉमा लगाना है और डायरेक्ट स्पीच के लिए इन्वर्टेड कॉमास शुरू करने हैं, ओपन करने हैं। अब ओ जो है वो बड़ा होगा बिकॉज डायरेक्टेड स्पीच में ये फर्स्ट लेटर है। अब ओ जो है वो आपको कैपिटल लिखना होगा क्योंकि डायरेक्टेड स्पीच में ये फर्स्ट लेटर है, तो इसको हम इसी तरीके से लेते हैं जैसे कि हम एक नया सेंटेंस लिख रहे हैं। सो ओ विल बी कैपिटल एंड देन रसूल का आर हमेशा कैपिटल होता है, रसूल ऑफ अल्लाह। ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ये हम देख सकते हैं कि उनको एड्रेस किया जा रहा है, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद आप हमेशा अपना सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट करोगे, सो टी इज़ कैपिटल। देयर आर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली।
full stop. सेकेंड सेंटेंस में we का W कैपिटल, we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस ख़त्म होता है, तो द का T कैपिटल और रसूल का R कैपिटल. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, we का W कैपिटल, we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस ख़त्म होता है, साथ ही साथ पहली डायरेक्टेड स्पीच जो है वो भी ख़त्म होती है, तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस का द कैपिटल, साथ में रसूल का आर कैपिटल. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड. अब उनका रिप्लाई भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और डायरेक्ट स्पीच से पहले कॉमा यूज़ करेंगे. इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन. It's a new sentence. The का T capital. The revenge of the father cannot be taken on his son. Full stop. Inverted commas closed. With this, we have come to the end of our today's video lecture. I hope जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoriadotpk signing out.